क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अव्यय और अविकारी शब्द। ये जान लेते हैं, अव्यय को जान लेते हैं जिस पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहते हैं। लिंग वचन काल तो आपको पता होगा, लिंग स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, वचन, एकवचन, बहुवचन और काल का मतलब समय होता है, आपने पढ़ा होगा, वर्तमान, भूत, भविष्य। अब देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो उदाहरण कुछ एग्जाम्पल दे लीजिए। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ पुरुषलिंग, मैं यहाँ पढ़ती हूँ स्त्रीलिंग, ठीक है। हम यहाँ पढ़ते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, वचन हो गया, देखिए वचन। हम यहाँ पढ़ते हैं बहुवचन, मैं यहाँ पढ़ता हूँ एक वचन, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ूँगा, ये फ्यूचर है, मतलब पढ़ नहीं रहा है और पढ़ने जा रहा है, मैं यहाँ पढ़ूँगा, ठीक है। इन सब में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदल रही है, वो है यहाँ यहाँ यहाँ। देखिए ये कहीं नहीं बदल रहा है। तो मैंने बोला ना कि जिस पे वचन लिंग काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए वचन लिंग काल सब कुछ में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं बदला, ये जैसा है वैसा ही रह गया। तो यही बोल रहा हूँ कि जिस पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय करते हैं। चलिए तो चलिए, आपने अव्यय सब कुछ समझ लिया। अब अविकारी देखिए, अविकारी जिसका बदलाव ना होता हो, जैसा है वैसा ही रहे, उसका भी बदलाव ना होता हो, जैसा है बिल्कुल वैसा है लेकिन उसका बदलाव ना होता हो। अब इसके सैकड़ों वर्ड, सैकड़ों शब्द होते हैं, तो इसको 5 शब्दों में बांटा गया। देखिए पहला क्रिया विशेषण, दूसरा विस्मयबोधक, तीसरा निपात, चौथा समुच्चय बोधक, पांचवा संबंध बोधक। समझ में आया? ये 5 हैं। अब इन 5 के बारे में अच्छे से जानते हैं हम लोग। तो चलिए क्रिया विशेषण हम लोग देख रहे थे। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है ये जान लीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देके समझिए, जैसे अक्षय धीरे धीरे चलता है। अक्षय कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। इसमें चलता क्रिया हो जाएगी आपकी। चलता, काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये चल रहा है, चलता आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। धीरे धीरे चल रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि नहीं? धीरे धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये क्रिया हो गई आपकी। अब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है, इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे आप ले लीजिए कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। ऐसे कोई भी शब्द, जैसे मैंने लिख लिया कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, ठीक है। दौड़ना क्या हो जाएगा आपका? क्रिया। तो कैसे दौड़ता हूँ? बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। धीरे तो दौड़ता नहीं हूँ, बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया आपका दौड़ना हो जाएगा, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा बहुत तेज़। क्रिया विशेषण का मतलब यही होता है कि जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए। इतना तो सबको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। विस्मयादिक बोधक देखते हैं किसे कहते हैं। देखिए वाह, ओह, अरे, हाय, छी, ऐसे शब्द जिनमें खुशी, दुख, घृणा प्रतीक होता हो उसे विस्मयादिक कहते हैं, विस्मयादिक बोधक कहते हैं। देखिए वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है, छी कितनी गंदगी है, ए कहाँ देख रहे हो, ऐसे चिन्ह जिससे दुख, खुशी, घृणा का बोध होता है उसे विस्मयादिक बोधक कहते हैं। इसका एक और भी चिन्ह है जिससे आप पहचान सकते हैं। ये जहाँ पर ये लगा हो ना, समझिएगा कि वो विस्मयादिक बोधक चिन्ह है, विस्मयादिक बोधक। इसमें वाह, छी, ए कहाँ देख रहे हो, ऐसे शब्द जो खुशी, घृणा को प्रदर्शित करते हैं उसे विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए निपात। अब निपात क्या होता है ये जान लीजिए। निपात वाक्य में विशेष प्रकार का बल भरने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में, कोई वाक्य है उसमें विशेष प्रकार का बल भरने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, भी, मात्र, केवल, तक, सिर्फ आदि।
निपात का अर्थ है कुछ ऐसे शब्द जिनको वाक्य में प्रयोग करके विशेष प्रकार का बल भर दिया जाए। अब देखिए उदाहरण से समझिए। देखिए, सुकेश भी हंस रहा है, सुकेश भी हंस रहा है। मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं, मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। देखिए इसमें बोला ना कि विशेष प्रकार का बल भरे। सुकेश भी हंस रहा है, सुकेश भी हंस रहा है। मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। देखिए ये बल भर रहा है ना, मात्र, मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। ये देखिए ऐसे शब्द जो वाक्य में बल भर दें उसे निपात कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए समुच्चय बोधक देखते हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है ये जान लीजिए। दो वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे क्योंकि, और, केवल, तथा, लेकिन आदि। समुच्चय बोधक को समझ लीजिए, दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे क्योंकि, लेकिन, केवल, तथा, आदि। ये कुछ शब्द होते हैं जो दो वाक्यों और शब्दों को जोड़ने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिताली और रोहित खेल रहे हैं। यहाँ पर दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है? और। मिताली और रोहित खेल रहे होंगे। मैं और मेरा मित्र खेल रहे हैं। मिताली और रोहित खेल रहे हैं, मैं और मेरा मित्र खेल रहे हैं। देखिए इसमें मेन है ये भी जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि मिताली और रोहित खेल रहे हैं लेकिन मेरे साथ। मिताली और रोहित खेल रहे हैं लेकिन मेरे साथ। तो ये एक अलग वाक्य हो जाएगा और उसके आगे लेकिन मेरे साथ लगा देंगे तो ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। तो दो इसमें मिल जाएंगे, और लेकिन। ये शब्दों को जोड़ रहा है और लेकिन वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, समझ में है? चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोगों का अगला है संबंध बोधक। ठीक है, पांचवा हम लोगों का क्या है? संबंध बोधक। अब जान लेते हैं संबंध बोधक क्या होता है। संबंध बोधक से ये मतलब नहीं है कि ये किस चीज़ का संबंध बताए, नहीं, ये किस चीज़ का संबंध नहीं बताता है। इसमें कुछ खास प्रकार के शब्द आते हैं, देख लीजिए आप। जैसे के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाद, की ओर, से पहले आदि। कुछ ऐसे ही शब्द आते हैं इसमें संबंध बोधक में। अब थोड़ा उदाहरण समझिए आप। जैसे वह दीवार के ऊपर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? दीवार के ऊपर बैठा है। ये देखिए संबंध हो रहा है ना इसका, दीवार के ऊपर बैठा है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, संदीप से पहले राहुल पहुंचा था। संदीप से पहले राहुल पहुंचा था। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ना से पहले, संदीप से पहले राहुल पहुंचा था, तो से पहले आ गया इसमें, ये भी एक संबंध है, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला देखिए, जंगल के पीछे नदी बहती है। जंगल के पीछे नदी बहती है, जंगल के पीछे नदी बहती है। अब इसमें बताइए, आप लोग सोचिए इसमें क्या होगा? जंगल के पीछे नदी बहती है। ठीक है, के पीछे, जंगल के पीछे नदी बहती है। मैंने बताया ना कि इसमें कुछ खास प्रकार के शब्द आते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, की ओर, से पहले। ऐसे ही कुछ शब्द आते हैं, कुछ खास शब्द आते हैं जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं। उदाहरण आप देख ही रहे हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपने पांचों पढ़ लिए। अब तो आप लोगों को लग रहा हो कि वीडियो ख़त्म, नहीं भाई, अभी पढ़ना अभी और है। देखिए अभी आगे क्या दिखाते हैं आप, देखिए। चलिए, क्रिया विशेषण तो हमने पढ़ लिया। अब क्रिया विशेषण के 4 भेदों के बारे में जानेंगे। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, ये 4 भेद हो गए इसके। अब इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, कालवाचक का मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है, कालवाचक मतलब समय। स्थानवाचक का मतलब होता है जगह। परिमाणवाचक, इसका मतलब होता है माप तोल। ठीक है, रीतिवाचक का मतलब होता है ढंग, प्रकार। ठीक है, अब देखिए पहला कालवाचक मतलब समय, आपको पता है मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट मतलब अभी आ रहा हूँ, पहले नहीं था, अभी आ रहा हूँ। ठीक है,
इसमें भी समय है, समय का बोध हो रहा है क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ ना, ये एक कालवाचक है, इसमें भी समय का बोध हो रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ। अब देखिए स्थानवाचक, जगह, कोई जगह हो, तुम ऊपर जाओ, ऊपर भी तो एक जगह है ना, तुम ऊपर जाओ, ठीक है। परिमाणवाचक, मैंने बताया ना, माप तोल, वह दूध थोड़ा लाया, वह दूध थोड़ा लाया, कितना लाया, थोड़ा लाया। इसमें ये भी तो माप रहा है ना कि थोड़ा लाया, माप रहा है। देखिए रीतिवाचक, मतलब प्रकार और ढंग होता है। रीतिवाचक का मतलब होता है प्रकार और ढंग। अब जान जाइए प्रकार ढंग। वह अचानक आ गया, वह कैसे आ गया, अचानक आ गया। एक मतलब प्रकार है, रीति का मतलब रीतिवाचक ढंग और प्रकार होता है इसका मतलब। तो वह अचानक आ गया, एक ढंग है कि अचानक आ गया। वह जल्दी आ गया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अचानक क्या हो जाएगा इसमें आपका, ये अचानक दिख रहा है आपको, ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक, क्योंकि ये भी एक प्रकार का मतलब जैसे ढंग है, उसका ढंग है कि अचानक आ गया, प्रकार है एक तरह का कि अचानक आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब समुच्चय बोधक के 2 भाग देखते हैं। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण के 4 भाग देखे थे, भेद देखे थे। अब इसमें समुच्चय बोधक के 2 भाग देखते हैं। देखिए एक होता है समान अधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण, ठीक है। समान अधिकरण में क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है समान रूप से, ठीक है। इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वो है और, एव, तथा आदि। और समान अधिकरण में एक चीज़ होती है कि इसमें वाक्य जो है वो पूरा होता है, वाक्य कंप्लीट होता है, ठीक है। और व्याधिकरण में इसमें समान रूप से नहीं, समान रूप से ना बांटे, ठीक, इसमें ये सारे शब्द यूज़ होते हैं, ठीक है। और व्याधिकरण में क्या होता है ना कि इसमें आपको वाक्य पूरे नहीं मिलेंगे, अधूरे मिलेंगे, आधे अधूरे मिलेंगे। और समान अधिकरण में आपको वाक्य पूरे मिलेंगे। अब देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इससे पहले हमने समुच्चय बोधक पढ़ा था, उसके 2 भेद होते हैं। सॉरी मैंने वहाँ पर 2 भाग लिख दिए थे। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, पहला है समान अधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण, ठीक है। समान अधिकरण में क्या होता है कि वाक्य कंप्लीट होता है, पूरा होता है, ठीक है। वाक्य जो है वो पूरा होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जतिन बाजार गया है, जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। जतिन बाजार गया है, देखिए ये पूरा ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है, ये पूरा सेंटेंस आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। जतिन बाजार गया है, जतिन बाजार गया। अगर कोई पूछे जतिन कहाँ गया है तो जतिन बाजार गया है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अब आगे देखिए, तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, ये भी कंप्लीट है कि हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। अब ये जो आपका तथा है यही समान अधिकरण में आएगा। और इसने जो यहाँ देखिए 2 वाक्य, एक वाक्य है और एक ये वाक्य है, और इस ये जो तथा लगाया गया है इसने इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, मतलब कंप्लीट होने पे बांटा है। देखिए जतिन बाजार गया, ये कंप्लीट हो गया, तथा लग गया यहाँ से। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, हिमांशु क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। इसने मतलब तथा ने ऐसे इन दोनों को बांटा जिसके कारण ये दोनों मतलब कंप्लीट सेंटेंस बुलाएंगे। देखिए कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे इसे। जतिन बाजार गया है, ये कंफर्म हो गया, तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है, ये एक पूर्ण वाक्य है। अब देखिए व्याधिकरण, इसमें क्या होता है ना कि जो वाक्य होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल समझिए आप, राम नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया है। राम नहीं गया, राम कहाँ नहीं गया भाई, खेत में नहीं गया, खेलने नहीं गया, घर पर नहीं आया, राम नहीं गया, बस इतना लिखा। देखिए अधूरा है कि नहीं, आप खुद सोचिए। राम नहीं गया, कहाँ नहीं गया, ये इसमें नहीं राइट है। क्योंकि वह कल जाकर आया है, ये भी अधूरा है। क्योंकि वह कल जाकर आया है, कहाँ जाकर आया है भाई, इसमें ये तो नहीं लिखा है कि वह बाहर शहर से आया है या फिर घूम कर आया है, ये तो नहीं लिखा है। इसमें बस लिखा है क्योंकि वह कल जाकर आया है। अब ध्यान दीजिए, राम नहीं गया है, ठीक है, ये अधूरा सेंटेंस है कि नहीं है। राम नहीं गया है, कहाँ नहीं गया है, इसमें ये नहीं दर्शाया है। इसमें दिखाया था ना कि जतिन बाजार गया है, जतिन बाजार गया है, लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा है कि राम नहीं गया, कहाँ नहीं गया, ये नहीं बताया है। क्योंकि ये देखिए ये ऐसी जगह पे इन लोगों को डिवाइड कर रहा है, ऐसी जगह पे जहाँ पर ये भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, नहीं है, यही है, इसमें सेंटेंस पूरा ही नहीं है। राम नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया था। राम कहाँ गया, राम नहीं गया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया भाई,
ये भी अधूरा है क्योंकि वो कल जाकर आया। कहाँ जाकर आया, ये भी अधूरा है। तो कहने का मतलब ये है कि वैधिकरण में जो वाक्य होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।